यस बच्चों, ध्यान देना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट मिला कितना, एट द रेट 10%, 1 लाख। बच्चों 9.5% को अगर हम माइनस कर दें तो मतलब 95,000। एक्सेस कितना हुआ? 0.5%, वो भी कितना आ रहा है? 5,000, है ना। अच्छा, अब इंटरेस्ट, जो ये इंटरेस्ट है 5,000 रुपए का, जो इंटरेस्ट है 5,000 रुपए का, इंटरेस्ट किसके ऊपर होता है? ऑन कंट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट किसके ऊपर होता है? कंट्रीब्यूशन के ऊपर। अच्छा, कंट्रीब्यूशन दो लोगों का है, एक एम्प्लॉयर का है और दूसरा एम्प्लॉय का है। अच्छा, दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं। ये दोनों कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? इक्वल कंट्रीब्यूट। यहाँ कहीं लिखा भी होगा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग 11,000 पर मंथ ईच। दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यस सर, दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 11,000 ईच। तो इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट जो मिल रहा है ये दोनों के कंट्रीब्यूशन पे मिल रहा है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे भी, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन। जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट, ये तो होगा टैक्सेबल एज सैलरी, टैक्सेबल एज सैलरी। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा एज सैलरी, और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा अंडर अदर सोर्स। कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी, और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्स। सर अब पता कैसे चलेगा? बच्चों मैंने कहा ना, वो दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो 5,000 रुपए आया उसका हाफ कर लो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया? 5,000 रुपए। इट मीन्स एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट कितना है? 5,000 डिवाइड बाय 2, 2,500। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट भी कितना होगा? 5,000 डिवाइड बाय 2, 2,500। लॉजिक क्लियर हुआ बच्चों? कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? तो बच्चों इंटरेस्ट तो हमने देखा कि 9.5% तक तो इंटरेस्ट वैसे ही अलाउड है, एग्जाम्प्ट है। अप टू 9.5% क्या है? एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है। तो जो एक्सेस होता है वही टैक्सेबल होता है। टैक्सेबल क्या होगा? इन एक्सेस ऑफ 9.5%। एक्सेस जो भी 9.5% से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा। 0.5% ही ज्यादा, हमने डिफरेंस निकाल लिया तो 5,000 इंटरेस्ट टैक्सेबल है। अच्छा, ये 5,000 रुपए भी सिर्फ एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है बच्चों, आरपीएफ है। इसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों ही क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बच्चों ये कंट्रीब्यूशन एक्यूमुलेट होता जाएगा। अच्छा, फिर इस कंट्रीब्यूशन के ऊपर क्या मिलेगा? हर साल क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, ये इंटरेस्ट जो है ये अप टू 9.5% क्या है? एग्जाम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर इंटरेस्ट क्या है? इन एक्सेस ऑफ 9.5%, जो भी होगा वो टैक्सेबल होगा एज सैलरी। पूरा एज सैलरी तो नहीं होगा, टैक्सेबल होगा। अच्छा, टैक्सेबल कौन सा, किस हेड में होगा? हम ये देखेंगे कि भाई वो किसके कंट्रीब्यूशन पे। अगर वो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, भाई टैक्सेबल एज सैलरी। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, ये कौन से हेड में टैक्सेबल होगा बच्चों? अदर सोर्सेस। ठीक है ना। तो बस ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर भी यही किया, 5,000 रुपये निकाला, डिवाइड बाय 2 किया। ठीक है, तो इंटरेस्ट का कुछ पार्ट तो सैलरी के हेड में टैक्सेबल हो गया। अच्छा, ये जो सैलरी में टैक्सेबल हो गई ये एम्प्लॉय की, सॉरी एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है वो सैलरी में टैक्सेबल हो गया, और जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट था वो किस में टैक्सेबल हो गया? अंडर द हेड अदर सोर्सेस। डन बच्चों। इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम निकाल ली। ठीक है, ऊपर इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस की, इनकम अंडर द हेड सैलरी आ गई, उसमें अदर सोर्सेज का इंटरेस्ट ऐड कर दिया, इनकम ऐड कर दी। बच्चों ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, डिडक्शन एटीसी की। अच्छा, एटीसी की डिडक्शन कितने की मिलेगी? मैंने एक और बात अभी वीडियो भी दिखाई थी, उसमें दिखाया था कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है उसकी डिडक्शन मिलती है। ये जो अंडर सेक्शन एटीसी डिडक्शन मिल रही है ना, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये किसकी मिल रही है? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन की। ठीक है, आरपीएफ। अच्छा, दोनों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन किया था, दोनों ही 11,000 रुपए पर मंथ कर रहे थे, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा बच्चों? इसकी डिडक्शन मिलती है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80 एम्प्लॉय जो भी कंट्रीब्यूट करेगा उसकी डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80। डन बच्चों, टोटल इनकम आ जाएगी, टैक्स लायबिलिटी निकाल लोगे। आगे बढ़े बच्चों। अच्छा, एक पॉइंट ना इंटरेस्ट का और बताना है। हमने यहाँ पर जो इंटरेस्ट को देखा, ठीक है, कि भाई इंटरेस्ट जो है हमने एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का यहाँ ले लिया, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का हमने अदर सोर्सेज में ले लिया बच्चों। लेकिन सीए, सीएस, सीएमए तीनों ही इंस्टीट्यूट इसको अदर सोर्सेज में नहीं दिखाते, इसे पूरा का पूरा 5,000 रुपये सैलरी के हेड में शो कर देते हैं।
ठीक है ना, और ये नोट भी नीचे लिखा हुआ देखो, इंटरेस्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन हैज बीन टैक्स्ड अंडर द हेड अदर सोर्सेज बट सीए इंस्टीट्यूट, बच्चों सिर्फ सीए नहीं, सीए सीएस सीएमए तीनों इंस्टीट्यूट हैज टैक्स इट अंडर द हेड सैलरी। वो 2500 रुपए अलग नहीं दिखाते, वो 5,000 रुपए पूरा का पूरा सैलरी के हेड में ही दिखा देते हैं इंटरेस्ट। सिर्फ आरपीएफ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आरपीएफ। यूआरपीएफ में ऐसे ही दिखाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट जो है ना, यूआरपीएफ में अलग अलग ही दिखाते हैं, लेकिन ये आरपीएफ में क्या करते हैं, पूरा का पूरा इंटरेस्ट सैलरी के हेड में ही दिखा देते, थोड़ा कैलकुलेशन को इजी बना देते। हाँ जी, तो ये अप्रोच लिखी हुई है, तो स्टूडेंट्स इसे कौन से हेड में ले सकते, सैलरी के हेड में शो कर सकते। बच्चों आता है पेमेंट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड्स। पेमेंट्स रिसीव फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड शैल बी exempt फ्रॉम इनकम टैक्स इफ द एम्प्लॉय हैज कंप्लाइड विद एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस गिवन बिलो। बच्चों मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है, प्रोविडेंट फंड का जो पैसा मिलता है, ये फुली एग्जाम्प्ट होता है। वैसे भी हम लोग यहाँ ट्रिपल ई के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। कौन से कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, ट्रिपल ई के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट। बच्चों कभी सेमिनार्स वगैरह में जाओगे, कहीं जाओगे तो ट्रिपल ई बोलते हैं। एग्जाम्प्ट क्यों भाई, कंट्रीब्यूशन भी एग्जाम्प्ट है, देखो जरा भाई, कंट्रीब्यूशन भी एग्जाम्प्ट है, इंटरेस्ट भी एग्जाम्प्ट है, और मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा वो भी एग्जाम, चाहे एक स्पेसिफाइड लिमिट तक एग्जाम है पर एग्जाम तो है ना। तो कंट्रीब्यूशन भी एग्जाम है, इंटरेस्ट भी एग्जाम है, और मैच्योरिटी पर जब लमसम अमाउंट मिलेगा तो वो भी एग्जाम है। इसे ट्रिपल ई बोलते हैं, एग्जाम 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 है। आगे समझते हैं जरा। पेमेंट्स रिसीव फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड शैल बी एग्जाम from income tax if the employee has complied with any of the conditions given below। बच्चों अगर नीचे दी हुई तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती तो मैच्योरिटी पे जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो फुली एग्जाम। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होती है तो वो क्या होगा, फुली एग्जाम होगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, ध्यान देना। इफ एम्प्लॉय हैज रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years और मोर, 5 साल या उससे ज्यादा की जॉब है, तो जो भी मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा, मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा, पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन अगर 5 years की कंटिन्यूस सर्विस कंप्लीट नहीं हुई, क्यों नहीं कंप्लीट हो पाई, द सर्विस हैज बीन टर्मिनेटेड बाय रीजन ऑफ एम्प्लॉइज इल हेल्थ। 5 years की सर्विस कंप्लीट नहीं कर पाया ड्यू टू हिज और हर इल हेल्थ, और बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स बिजनेस, हो सकता है एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया। अदर कॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय, कोई ऐसा रीजन जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं है, तो भी मैच्योरिटी पे जो अमाउंट रिसीव होगा वो पूरी तरह से क्या होगा, एग्जाम। ठीक है, या तो कंटिन्यूस सर्विस हो 5 years, लेकिन अगर 5 years की कंटिन्यूस सर्विस नहीं हो पा रही तो इनमें से अगर कोई रीजन है तो भी मैच्योरिटी का अमाउंट जो होगा वो फुली एग्जाम। If the employee obtains employment with any other employer and the provident fund has been transferred to such employer, बच्चों पहले जहाँ जॉब की वहाँ 3 साल की, वहां छोड़ के किसी दूसरी जगह ज्वाइन कर ली। बच्चों आज के टाइम में प्रोविडेंट फंड का अकाउंट सेम रहता है, आप जहां से छोड़ते हो वो आपको अकाउंट नंबर देंगे, प्रोविडेंट फंड का अकाउंट नंबर आपको मिलेगा। जहां आप ज्वाइन करोगे ना, आपको वहां पर वो अकाउंट नंबर देना हो, तो वहां न्यू न्यू प्लेस पे आपका वही अकाउंट पुराना वाला कंटिन्यू हो जाएगा, प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना। तो भाई एक जगह पर आपने 5 साल कंप्लीट, बट आप जॉब चेंज कर रहे हो लेकिन आप सेम अकाउंट को हैंडल कर रहे हो, ठीक है ना, सेम अकाउंट नंबर सब पे सब जगह दे रहे हो प्रोविडेंट फंड का, तो उस केस में भी 5 साल अगर कंप्लीट होते हैं तो क्या होगा, फुली एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है ना। चाहे एक के पास नहीं हो रहा है, एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के पास आपने काम किया, तब भी वो क्या होगा, फुली एग्जाम्प्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ द एम्प्लॉय हैज नॉट कंप्लाइड विद इवन अ सिंगल कंडीशन, इन दैट केस अमाउंट रिसीव्ड शैल बी टैक्सेबल बट ओनली दैट पार्ट व्हिच वाज एग्जाम्प्ट अर्लियर। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। मैंने पहले ही बता दिया था, इंटरेस्ट का मैंने बताया था ना कि एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पे मिलने वाला इंटरेस्ट सैलरी के हेड में टैक्सेबल होता है। अगर ये कह रहे हैं ऊपर वाली कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई तो जो अमाउंट रिसीव होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। और जिस पर पहले एग्जाम्पशन मिली थी सिर्फ वही टैक्सेबल हो। सर जिस पर पहले मिली थी, बिल्कुल बच्चों अभी क्लियर करता हूँ, जिस पर पहले जो पहले एग्जाम था वो अब टैक्सेबल हो जाए। बच्चों एग्जाम 3 चीजें होती हैं, क्या एग्जाम होता है, कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी एक तो अमाउंट जो भी होता कंट्रीब्यूशन एग्जाम है, एक इंटरेस्ट एग्जाम है, और तीसरा जो मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा वो भी एग्जाम। भाई जिस पर पहले आप एग्जाम्शन ले चुके हो, अगर 5 years ऑफ सर्विस वाली कंडीशन कंप्लीट नहीं होती तो जिस पे आप पहले एग्जाम्शन ले चुके हो वो मैच्योरिटी की डेट पे क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी के टाइम पे टैक्सेबल। यस। जिस पर आप पहले एग्जाम्शन ले चुके हो
बच्चों कंट्रीब्यूशन तो हर साल करते हैं ना, कंट्रीब्यूशन इज मेड एवरी ईयर, इंटरेस्ट इज रिसीव्ड एवरी ईयर, और जब भी कंट्रीब्यूशन करते हो तो वो एग्जम्पशन मिल जाती है, जब भी इंटरेस्ट रिसीव होता है एग्जम्पशन मिल जाती है, टैक्सेबल नहीं होता, वो इकट्ठा होता रहता है फंड में पैसा और आपके हैंड्स में टैक्सेबल नहीं, लास्ट में मैच्योरिटी पे टैक्सेबल हो जाएगा अगर ये 5 इयर्स वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो। बच्चों प्रैक्टिकल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, अभी यूआरपीएफ का केस कराऊंगा ना वहां यही कैलकुलेशन करवाऊंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लो, शॉर्टकट बताऊंगा सीधा, कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं, ध्यान देना। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखो क्या लिखा है, मिस्टर एक्स रिटायर्ड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड एंड रिसीव्ड आरपीएफ बैलेंस एज गिवन बिलो, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 5 लाख है, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन 5 लाख है, ठीक है, इंटरेस्ट 2 लाख है, दोनों ने 15-15% कॉन्ट्रीब्यूट किए। बच्चों सिर्फ एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% टैक्सेबल होता है, एम्प्लॉय कितना भी कंट्रीब्यूट करे टैक्सेबल नहीं होता, एम्प्लॉय कितना भी कंट्रीब्यूट करे टैक्सेबल नहीं होता, टैक्सेबल सिर्फ किसका होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होता, टैक्सेबल सिर्फ क्या होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, वो भी कितना, इन एक्सेस ऑफ 12%। बात समझो, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की तो क्या मिलती है सर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देखेंगे इन एक्सेस ऑफ 12% इज टैक्सेबल, ठीक है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन अंडर सेक्शन बच्चों 80C डिडक्शन मिलेगी। इंटरेस्ट इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा इन एक्सेस ऑफ कितने परसेंट बच्चों, 9.5%, 9. बिल्कुल, तो जो भी एक्सेस होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। देखो बच्चों, द एम्प्लॉय हैज नॉट कंप्लाइड, अच्छा इन्होंने तो सिचुएशन खराब कर दी, कह रहे हैं एम्प्लॉय हैज नॉट कंप्लाइड विद इवन अ सिंगल कंडीशन प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पस, टैक्सेबल अमाउंट शैल बी। बच्चों अब सिचुएशन थोड़ी रिवर्स हो जाएगी, कैसे रिवर्स होगी ध्यान से सुनना, कुछ टेक्निकल पॉइंट है बच्चों, ध्यान से समझना पड़ेगा। बच्चों ये टैक्सेबल तो हुआ था, बट ये टैक्सेबल कब हुआ था, ईयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन में, कौन से ईयर में टैक्सेबल हुआ था, ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन में, और ये टैक्सेबल कब हुआ था, इन द ईयर ऑफ एक्रूअल, जिस ईयर में एक्रू हुआ था उस ईयर में टैक्सेबल हो गया। बच्चों हमें यहाँ पर टैक्सेबिलिटी चेक करनी है, टैक्सेबिलिटी चेक करनी है, वो भी कब, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। और रूल क्या पढ़ा था हमने कि जो पहले एग्जम्प्ट था, जो पहले एग्जम्प्ट था वो अब मैच्योरिटी पे टैक्सेबल हो जाए, है ना, जो पहले एग्जाम था वो मैच्योरिटी पे टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि 5 साल वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो बच्चों इन एक्सेस ऑफ 12% तो अब पहले ही टैक्सेबल वो हो चुका है, वो भी किस ईयर में टैक्सेबल हो चुका है, ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन में, तो क्या वो मैच्योरिटी की डेट पे दोबारा टैक्सेबल होगा इन एक्सेस ऑफ 12%, नहीं। तो यहाँ पर ये देख लो कि भाई यहाँ पर एग्जाम्प्ट कितना था, इन द ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट कितना था, यहाँ पर एग्जाम्प्ट था अप टू 12%, 12%. है ना, ठीक है, यहाँ पर क्या था, डिडक्शन मिल गई थी, होल अमाउंट, डिडक्शन किसकी मिली थी, होल अमाउंट, इसकी डिडक्शन मिल गई, और ये एग्जाम कितना था, इंटरेस्ट अप टू 9.5%। अच्छा जो भी एग्जाम था, जो भी एग्जाम था, अब वो क्या हो जाएगा बच्चों, मैच्योरिटी के टाइम पे वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल. अगर 5 इयर्स वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो भाई अब इनका निकाल लो कितना कितना आ रहा है, अप टू 12%, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का अप टू 12%, भाई एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 5 लाख था, ये 15% था, तो 12% कितना होगा, तो 4 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 1 लाख था, 10% था, 10% से डिवाइड कर देंगे इंटू 9.5%, अप टू 9.5%, 9.5% टैक्सेबल आ जाएगा अंडर द हेड सैलरी। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी, ठीक है ना। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 1 लाख था, ठीक है ना, 10% तो 9.5% कितना, 95,000। अच्छा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट कौन से हेड में टैक्सेबल होता है, अदर सोर्सेस में, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल होता। अच्छा एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन, बच्चों ये क्या पहले एग्जम्प्ट था, पहले इसकी क्या मिली थी, डिडक्शन मिली थी, क्या मिली थी इसकी, डिडक्शन, और हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जो एग्जम्प्ट था वो टैक्सेबल हो, जो एग्जम्प्ट था वो टैक्सेबल होगा, डिडक्शन वाले के लिए हमने नहीं पढ़ा था कि डिडक्शन वाला भी टैक्सेबल होगा, जो एग्जम्प्ट था वो टैक्सेबल हो, ठीक है ना। डन बच्चों, ये क्वेश्चन भी एक बार देख लेना आप लोग, प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट पूछना है पूछ सकते हो आप लोग। कितने बच्चे ये पॉइंट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, यस बच्चों, आदिति इज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम,
पलक आपका भी फर्स्ट टाइम ही है, गौरव तुम्हारा भी। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली मतलब ना नहीं आते, थोड़े यूनिक क्वेश्चन है ये अपने आप, ठीक है। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मली वो क्वेश्चन आते जो हमने ऊपर किया था, वो 9.5% से एक्सेस टैक्सेबल होगा, जो इससे पहले किया था ना वो डन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कोई पॉइंट पूछना है पूछ, कि ऐसा क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, एनीथिंग, कोई भी डाउट है नहीं तो वीडियो चला के देख लेना। और क्या, यस कुछ पूछना है बच्चों? सर अभी तो सर प्रैक्टिस जो अब करना। की बार हम टैक्सेबल हाँ सर जो जी हम बोलो। टैक्सेबल अमाउंट, उसमें एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन जो पहले डिडक्शन मिल गई थी वो भी इंक्लूड होगा ना, 5 लाख रुपए? देखो हमने पता है ऊपर क्या लाइन पड़ी थी कि जो भी एग्जाम था ना वो टैक्सेबल हो। अच्छा, क्या डिडक्शन को हम एग्जाम्पशन कह सकते हैं? आंसर इज नो, डिडक्शन एग्जाम्पशन नहीं हो, ठीक है। मतलब मुद्दे की बात ये है कि ये एग्जाम का एग्जाम ही रहेगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, एग्जाम ही रहेगा, वो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है ना। यस एम्प्लॉय सर, का क्लियर है। कंट्रीब्यूशन एग्जाम ही रहेगा, वो टैक्सेबल है। बाकी चीजें टैक्सेबल हो जाएंगी, बाकी चीजें टैक्सेबल हो, बाकी चीजों का भी ये जो ऊपर, जिस पर ऊपर टैक्स नहीं लगा था, जो ऊपर एग्जाम थी वो यहाँ टैक्सेबल हो, बस इतना ध्यान रखना बच्चों। यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये सर यूआरपीएफ क्या होता है बच्चों? एक्चुअली स्टार्टिंग में सारे प्रोविडेंट फंड अनरिकॉग्नाइज्ड ही होते हैं, आरपीएफ वाले फंड भी अनरिकॉग्नाइज्ड हो, जब तक उन्हें कमिश्नर का अप्रूवल नहीं मिलता। जब तक किसका अप्रूवल नहीं मिलता? कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड का अप्रूवल नहीं मिलता, फंड अप्रूव नहीं होता, तब तक वो क्या होता है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं जरा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी एग्जम्प्ट from income tax so long as the employee is in employment, but at the time of leaving the job, employer contribution and interest on employer and employee contribution shall be taxed. However, amount of employee contribution shall not be taxed at the time of receipt, because it has already been taxed when the employee was in employment. The employer's contribution and interest thereon is taxable under the head salary, but interest on employee contribution shall be taxable under the head other source. No deduction is allowed under section 80C for employee contract. सर ये क्या सिस्टम है बता दो, ध्यान दो, इधर थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ आपके लिए बच्चों। एक तरफ आ जाएगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, दूसरी तरफ आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फिर आएगा एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या हो रही है बच्चों? 2 पॉइंट्स पे चेक करना होता है टैक्सेबल कब हो रहा है। ईयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर मैं देखूं ईयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, जिस साल कॉन्ट्रीब्यूट किया था, क्या टैक्सेबल था? ईयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन में टैक्सेबल नहीं था। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, ईयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। डिडक्शन नहीं मिली 80C, मतलब क्या हुआ बच्चों? जब डिडक्शन नहीं मिली तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया, बिकॉज एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से कंट्रीब्यूट करते हैं ना, सैलरी तो वैसे ही टैक्सेबल होती। अगर उसको डिडक्शन मिल जाती तो टैक्स नहीं लगता, डिडक्शन नहीं मिली तो टैक्सेबल हो गया ईयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन में। इसमें क्या होता है? इंटरेस्ट को ईयर ऑफ एक्रूवल, ईयर ऑफ एक्रूवल